सभी को नमस्कार। एक ग्रेड सेकंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहली बार जोड़ा गया था, उसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। मुझे लगा कि पहले इस सेशन कर लेना चाहिए। इस सेशन के बाद ग्रेड सेकंड के लिए जो बात करेंगे अपन, ग्रेड सेकंड के लिए जो फाइनल टच प्रोग्राम अपन चलाएंगे, वो चलाएंगे ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के बाद। ग्रेड फर्स्ट के पेपर होने के बाद लगभग मैं सभी चीज़ें एक बार कंप्लीटली आपका रिवीजन करवाऊंगा ग्रेड सेकंड के बच्चों के लिए स्पेशली। इसके बाद हम 4 या 5 क्लासें ग्रेड फर्स्ट के लिए मैं करवाऊँगा, जिसमें मैनेजमेंट और आईसीटी पेडागोजी से रिलेवेंट और इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक बच गए थे, उनको लेकर करेंगे। बट आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 21वीं सदी के स्किल्स। ये टॉपिक पहली बार जोड़ा गया आपके सिलेबस में, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत पहले जोड़ देना चाहिए था। और ये इस टॉपिक को आप ये मत समझना कि आप ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि पहली क्लास से लेकर चाहे अपने देश के सबसे बड़ा बुजुर्ग है उसको भी ये टॉपिक पढ़ाए जाने चाहिए। मतलब इतने व्यवहारिक कौशल हैं कि यदि आपको इस दुनिया में जिंदा रहना है, इस दुनिया में एक बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, तो आपको 21वीं सदी के 12 स्किल तुम्हारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। एनईपी 2020 भी इस पे मुख्य रूप से बल देती है। अब जो भी आपका करिकुलम आ रहा है, जो भी आपकी बुक्स आ रही हैं, वो पूरी की पूरी इन्हीं 21वीं सदी के कौशल पे आधारित है। हमसे कुछ आगे हैं चाइना, जापान, ये लोग पहले से ही इन स्किल को अपने स्कूल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लागू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन खैर जो भी है, आज इन 21वीं सदी के कौशल को मैं पीवाईक्यू के माध्यम से, मतलब इनके ऊपर, राजस्थान में तो पहली बार जोड़ा गया है, लेकिन सेंटर की भर्तियों में इस पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, नेट के एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को बेस बनाकर मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझा रहा हूं कि यहां से कैसे प्रश्न आएंगे, किन किन चीजों को आपको देखना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। समझना है, कंप्लीट अप्लाइड टाइप टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा 21वीं सदी के कौशल शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए? ये जस्ट पर्सन नेट के एग्जाम में आया है, तो आपको देखना है कि टीचर के रूप में आपकी 21वीं सदी के कौशल में क्या भूमिका होगी। पहली चीज याद रखना, एज ए फैसिलिटेटर मैं मार्गदर्शक की भूमिका निभाऊंगा, आपके अनुसार ही शिक्षण होगा। ये 21वीं सदी के कौशल में टीचर की भूमिका है। पहला, छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के लिए तैयार करना, छात्रों की नियुक्ति करना, डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना, केवल मेधावी छात्रों के साथ अंतः क्रिया करना, अंतः विषयक दृष्टिकोण अपनाना। बताओ, सभी सही है, कोई गलत है? बताएं बेटा। एक बार ग्रेड सेकंड के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद, मतलब 5 जून के बाद। एक बार ये क्लास देखें आराम से, आप इसको समझें, आंसर बताएं। एसी, देखो दो चीज समझना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल इसके 4C में शामिल है, मतलब ये आएगा। नियुक्ति करना काम सरकार का होता है, एक टीचर का काम नियुक्ति करने वाला नहीं, याद रखना। डिजिटल संसाधनों का उपयोग ये लिटरेसी साक्षरता में आता है, ठीक है। केवल मेधावी छात्रों के साथ अंतः क्रिया करना, मतलब ये हमेशा याद रखना, जब भी ऑप्शन में केवल वर्ड आएगा मतलब गलत है। केवल मेधावी नहीं, 21 सदी के कौशल समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए सी गलत, डी गलत है। अंतः विषयक दृष्टिकोण क्या बताता है? एनईपी 2020 भी कहते हैं, 21 सदी कौशल भी कहते हैं कि हमें सभी विषयों को मिलकर पढ़ाना है। STEM, साइंस भी पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना है, इंजीनियरिंग भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, कला आधारित विषय भी पढ़ाने हैं। तो इस सब विषयों के दृष्टिकोण की बात करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ई। तो पहला आंसर हो गया ACE, ठीक है। देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी की शिक्षा के संदर्भ में PBL का अर्थ क्या है? अब देखो PBL क्या है, इस पे 2 प्रश्न आए हैं अब तक जब पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं। PBL के 2 दृष्टिकोण होते हैं, समस्या आधारित, व्यक्तिगत अधिगम, प्रोग्रेसिव व्यवसाय नेतृत्व या सार्वजनिक व्यवहार कुशलता। देखो PBL एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये 2 चीजों की बात करता है। एक बात करता है प्रोजेक्ट बेस, ठीक है, और एक बात करता है ये प्रॉब्लम बेस्ड। यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, एक समस्या दे दी जाएगी चुनौतीपूर्ण, जिसके ऊपर उनको अनुसंधान करना है। और दूसरा दृष्टिकोण इसका है प्रॉब्लम बेस्ड, जहां पे आपको उस समस्या का क्या निकालना, समाधान। तो इसके 2 आयाम है, प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड। यहां प्रोजेक्ट बेस्ड ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आप आंसर क्या कर दोगे? समस्या आधारित अधिगम। दूसरा, इसके ऊपर क्या प्रश्न पूछ सकता है? पीबीएल का मुख्य फोकस किस पे है? तो पीबीएल का जो मुख्य फोकस है बेटा जी, वो है 4C पे। किस पे? 4C, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी,
कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, ये होते हैं 4C। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की अवधारणा है। ये पीबीएल का मुख्य फोकस जो होता है वो किस पे होता है? 4C पे। पीबीएल के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। पीबीएल के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एज ए फैसिलिटेटर होनी चाहिए। पीबीएल किसकी बात करता है? पीबीएल कहता है कि शिक्षा जो है वो कंप्लीटली बिहेवियर बेस्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। ये पीबीएल का कॉन्सेप्ट। इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारियां थी उसका मैंने बता दी हैं। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 1। 2 नंबर का प्रश्न कहां गया इसमें? 1, अच्छा 2, तीसरा डाल दिया सीधा। हाँ, 2 नंबर पे ये रहा। प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रबल कार्यक्रम क्या है सुनना इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हिसाब से भी। कौन सा कौशल विकास मुख्य उद्देश्य नहीं है? नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, केवल सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार, नागरिकता, वित्तीय साक्षरता। देखो प्रबल कार्यक्रम क्या है? 21वीं सदी के कौशल को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने पहली बार दिसंबर 2025 में प्रबल कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। और इसके तहत 15 दिसंबर को युवा सभा का आयोजन भी किया गया था। ये करंट का प्रश्न भी बन जाएगा आपका। और इस प्रबल कार्यक्रम किसका है? राजस्थान सरकार का है। किसको लागू करने के लिए? 21 सदी कौशल को लागू करने के लिए। प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत वो टोटल 12 कौशल है आपके, जीवन कौशल, लिटरेसी कौशल और लाइफ कौशल, जो 3 कैटेगरियां हैं, वो टोटल 12 कौशल जो हैं वो प्रबल कार्यक्रम के तहत क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों में, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों में ये डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रबल कार्यक्रम। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार करना गलत है। यह व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है। मतलब कि आपके जीवन में आने वाली जो रियल में समस्याएं उनका ज्ञान दिया जाए ताकि बच्चे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो, आज मैंने पढ़ा कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सच में बहुत बड़ी गलती है। सब जिम्मेदारों पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, हो गया। लेकिन एक गोवा के एक बच्चे ने, ऋषिकेश नामक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और कहा कि अब मुझे प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी। इसका रीजन क्या है? प्रतियोगी परीक्षा को हमने इतना बड़ा बना दिया कि मेरा नीट नहीं हुआ, मैं थक चुका हूं, मुझसे नहीं दिया जाएगा, तो उसको लगा कि जीवन छोटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 21 सदी के कौशल ये कहते हैं कि ज्ञान क्या है? व्यवहारिक ज्ञान, कि जिंदगी में ऊपर नीचे आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी एग्जाम कैंसिल होंगी, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको उसको समाप्त नहीं करना है। कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, क्या कर लेगा डॉक्टर बनके? कौन सी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? कौन सी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? गारंटी क्या डॉक्टर बनने से? नहीं, डॉक्टर भी सुसाइड करते हैं। बेटर ये है कि अपनी जिंदगी को एक सुंदर आयाम दीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे छोटा सा स्टार्टअप कीजिए, छोटा सा बिजनेस कीजिए, लेकिन जिंदगी भरपूर जी के जाइए, ना कि जिंदगी को खत्म कीजिए। ये व्यवहारिक ज्ञान है और प्रबल कार्यक्रम बच्चों में डेवलप करता है कि जिंदगी में समस्याओं से घबराना मत। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कोई बात नहीं है, लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर से निकल जाएंगे। ये ज्यादा जरूरी है, ना कि किसी एग्जाम के कैंसिल हो जाने से जीवन खत्म हो जाता है। ये बहुत गलत है। तो सी ऑप्शन गलत है बेटा। कथन देखिएगा, 21वीं सदी के कौशल के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता क्या है? 21वीं सदी के कौशल की एक महत्वपूर्ण थीम है। आपसे ऐसा प्रश्न पुटअप किया जाएगा कि 21वीं सदी की प्रमुख थीम क्या है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण थीम है वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक दृष्टिकोण रखना और बेहतर दुनिया में योगदान देना। यानी हर देश हमारा है, पूरी दुनिया एक हमारा एक घर है, ठीक है। तो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा भारत ने दुनिया को दी थी। ये अलग हालात हैं कि आज दुनिया लड़ रहा है, मर रहा है, पूरे दुनिया में आर्थिक आपातकाल के संकेत हैं और बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। ये इसलिए है क्योंकि वैश्विक नागरिकता कॉन्सेप्ट को अपन भूल चुके हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम लड़ रहे हैं आपस में, पूरी दुनिया लड़ रही है। कारण बता रहा है कि अनुकूलन क्षमता, एडेप्टिबिलिटी की सदी में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्तियों को तेज परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में क्या करती है? मदद करती है। बताओ, कथन और कांड दोनों सही है क्या? दोनों कथन कांड सही है, कांड कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन और कांड सही है। ये प्रश्नों को हल करना आना चाहिए आपको। आंसर बताओ फटाफट। एक आंसर है क्या? बताओ।
बेटा सेकंड ग्रेड का एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ये गलत फहमी है जो कोई फैला रहा है। हाँ, सेकंड ग्रेड के में पद जरूर जुड़ेंगे 100%। ग्रेड फर्स्ट ओके, आंसर एक नहीं आएगा बेटा जी, गलत है। एक आंसर कैसे आएगा? एक तरफ हम बात कर रहे हैं वैश्विक नागरिकता की, कारण में अपन बात कर रहे हैं एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता की। ये दोनों अलग अलग अवधारणा है, दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन कांड की व्याख्या नहीं करता। कथन कांड की व्याख्या कब करता? जब मैं कहता वैश्विक नागरिकता का मतलब क्या होता है, इस कथन का कांड देता कि वैश्विक नागरिकता क्यों जरूरी है दुनिया में। तो मैंने जो बताया आपको, वैश्विक नागरिकता इसलिए जरूरी है ताकि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव बना रहे, इसलिए जरूरी है। तो ये कारण कहां दिया मैंने तो नई बात बोल दी, एडेप्टेबिलिटी। तो कथन अलग हो गया, कारण अलग हो गया। समझ रहे हो आप? बेटा सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन बैंक बुकलेट आ गई है ना, मॉडल पेपर के निकाल रखे हैं ना अपन ने, 15 पेपर की, तो आप देख सकते हो। साइकोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो आ रखी है मार्केट में, वो ले लो, उससे बढ़िया कोई बुक ही नहीं है। मान लो मैं प्रॉपर केवल सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की निकालूंगा तो काम ही नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आरपीएससी के प्रश्न सब पढ़ने जरूरी है आपको। तो वो बहुत अच्छी बुकलेट है ऑब्जेक्टिव वाली, आप पढ़ लो अच्छे से। सेकंड ग्रेड क्लास बेटा अगले जून फेस्ट वीक में स्टार्ट कर दूंगा, अभी ग्रेड फेस्ट के 4-5 सेशन लूंगा बढ़िया वाले। ओके, तो इसमें आंसर क्या आएगा? दूसरा, कथन कांड दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, बाकी ये सही है। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास किया करो आप, अभ्यास किया करो। आपने सेकंड ग्रेड में जो अपने टेस्ट से चल रहे हैं थिंक प्रो, उसको देखना, उसमें बहुत सारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। कौन सा कथन महत्वपूर्ण चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग? देखो क्रिटिकल थिंकिंग 4C में शामिल है। पहला चीज पूछेगा क्रिटिकल थिंकिंग किस में शामिल है? 4C में। 4C को अपन क्या बोलते हैं? लर्निंग स्किल। ठीक है, लर्निंग स्किल किसको बोलते हैं? 4C को बोलते हैं। तो लर्निंग स्किल क्या होते हैं? उसमें 4C आते हैं, और 4C में एक कौन है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। ये 4C याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रश्न इन्हीं पे आएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग की मानसिकता के अनुरूप नहीं है, अप्लाइड प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने थोड़ी भाषा चेंज करके बनाया है बस। ये प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में आया हुआ है EMRS में। मैं विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद के दावों को प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जांचूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक नेता के भाषण को बिना प्रमाण जांचे सच मान लेता हूं। मैं किसी समस्या के कई संभावित समाधानों पर विचार करता हूं और सबसे तर्कसंगत चुनता हूं। मैं अपने विचार और धारणाओं को भी प्रश्न करता हूं और गलत होने पर बदल लेता हूं। बताओ कौन सा इसमें गलत है? बताओ, बताओ कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया अप्लाइड प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न है बेटा, बताओ फटाफट। बी। हाँ, मतलब कोई भी नेता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, आप बिना जांचे उस पर विश्वास कर लेते तो गलत है। धीर सिंह सर भी कोई बात बोले हैं तो उसकी प्रामाणिकता की जांच कीजिए, हो सकता है मैं भी गलत बोल दूं। आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है मैं हर पहलू को जांचूंगा, मैं स्वतंत्र रूप से सोचूंगा, मैं बिना पक्षपात के सोचूंगा, मैं अपनी स्वतंत्रता, अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लूंगा। हर पक्ष पे सोच के जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जिस बंदे में क्रिटिकल थिंकिंग है ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ये पढ़ते समय भी चीजें देखा करो, कोई भी किसी की बात को आप प्रभावित हो गए, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, नहीं, मुझे सोचना है सही कौन है गलत कौन है, ये फिर डिसीजन लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके बेटा, जिसमें 2026 लिखा वो लेटेस्ट एडिशन है, तो इसमें बी गलत है। ये आया हुआ प्रश्न देख लेना। कौन सा कौशल 21वीं सदी के लाइफ स्किल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ना कि लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल? देखो 21वीं सदी के कौशल को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और लाइफ स्किल, ये LLL है। ठीक है, अब लर्निंग स्किल जो है, सीखने के कौशल हैं, उसमें क्या आते हैं? 4C आते हैं। ठीक है, और लिटरेसी स्किल में क्या आते हैं? IMT, और इसमें क्या आते हैं? फ्लिप्स। ये 3 चीजें याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कौशल 21वीं सदी के लाइफ स्किल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ना कि लर्निंग स्किल या लिटरेसी स्किल। तो लर्निंग स्किल में मैंने क्या कहा? 4C आते हैं, और लिटरेसी स्किल में IMT आता है। तो ये पूछ रहा लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में आता है फ्लिप्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा? क्रिटिकल थिंकिंग तो लर्निंग स्किल में आएगा, कोलैबोरेशन भी क्या आएगा? लर्निंग स्किल में आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लाइफ स्किल में आती है, अनुकूलनशीलता, लचीलापन। ठीक है, फ्लिप्स, फ्लिप्स है।
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। और मीडिया लिटरेसी किस में आती है? लिटरेसी स्किल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ओके, 3। बेटा फॉर्म तो रीओपन नहीं होंगे और डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी। जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है वो एलिजिबल होंगे। 21 सदी के कौशल को 3 मुख्य वर्गों में लिटरेसी स्किल आईएमटी श्रेणी में कौन से कौशल आते हैं? आईएमटी में कौन से आते हैं बेटा? नोट्स मेरी जो किताब का है ना, वो किताब सेकंड ग्रेड वाली बुक होगी ना, साइकोलॉजी वाली, उसको देख लेना। वो कंप्लीट सीबीएसई आधारित पूरा तैयार किया हुआ मेरा, बहुत बढ़िया तरीके से। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा ये प्रश्न देख लेना, बहुत इनफ है। देखो इसमें आएगी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता क्या होती है समझ लो, इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। सूचना साक्षरता यह कि आज किस दुनिया में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आती है। जैसे धर्मेंद्र देवल यानी धर्मेंद्र जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी। तो हमें यह देखना है कि सूचना सही है कि नहीं है, प्रमाणिक है कि नहीं है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इसके ऊपर कोई एग्जांपल बना देगा, आपको समझ में आना चाहिए। मीडिया लिटरेसी क्या होती है? मीडिया लिटरेसी जैसे आज तक वालों ने श्रद्धांजलि दी, या कोई भी न्यूज चैनल है, कोई भी समाचार पत्र है, क्या वो रिलायबल है? वो कहां से प्रकाशित होता है? वो सूचनाएं कहां से लेता है? तो उसके सूचना के सोर्स के बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं मीडिया लिटरेसी। और तीसरी होती है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आपको मशीनों का ज्ञान होना चाहिए, आपको मोबाइल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको एआई का ज्ञान होना चाहिए। इसको अपन बोलेंगे टेक्नोलॉजी लिटरेसी। ये है आईएमटी स्किल। समझ गए? तो ये आईएमटी में आएगा तीनों। अब तीनों का अर्थ पता होना चाहिए, इनके ऊपर एग्जाम्पल पूछ सकता है, समझ में आना चाहिए मतलब। नेक्स्ट कथन है 21 सदी की शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को 4C कहा जाता है। ये P21 फ्रेमवर्क ने इसको मान्यता दी थी। याद रखना कौन सा फ्रेमवर्क है? P21। याद रखना कौन से फ्रेमवर्क के तहत 4C को लागू किया गया है? P21 फ्रेमवर्क के तहत। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कारण बता रहा है इन कौशलों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की मेमोरी, रॉट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना है। बताओ कथन कांड दोनों सत्य हैं और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ बेटा, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लो इसके, फिर आप खुद भी बुक से पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसका थ्योरी वाला वीडियो भी डाल दूंगा। सी, वेरी गुड। बेटा कथन ए सही है लेकिन कारण सही नहीं है, क्योंकि मेमोरी को नहीं बढ़ाएंगे। 21 सदी के कौशल का उद्देश्य ही है जो समझने पे बात करते हैं। रटने का तो, रोट लर्निंग का तो कंप्लीटली विरोध करते हैं। रोट लर्निंग का कहीं समर्थन नहीं करते, याद रखना। ठीक है, तो ये सी गलत है। नेक्स्ट, कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को एक समूह परियोजना देता है। एक याद रखना, कल मेरा अचानक से प्रोग्राम बना है जोधपुर आने का, तो जोधपुर का कोई बच्चा है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो एक प्रोग्राम रखा है आप लोगों से मिलने का। जोधपुर के आसपास के जो भी बच्चे हैं, तो एक मिलना हो जाएगा आप लोगों के साथ, एक पॉजिटिव संवाद मैं करने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चे आ सकते हैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि अचानक से बना है, तो सीमित सूचना हमने दी है एक दिन पहले। तो देख लीजिएगा जो भी वहां के बच्चे हैं। लोगों से बातचीत कर उनके विचारों को समझना है। निम्नलिखित में से किस लाइफ स्किल का उदाहरण है? लाइफ स्किल के अंतर्गत क्या आते हैं? फ्लिप्स आते हैं। क्या आते हैं? फ्लिप आते हैं, फ्लिप्स बोलते हैं शॉर्ट में। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन है, सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन है, प्रोडक्टिव वर्सेज अकाउंटेबिलिटी है। बताओ लाइफ स्किल क्या है? फ्लिप्स बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या है फ्लिप्स बताओ। देखो एफ का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एल का मतलब होता है लीडरशिप, आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, पी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, और एस का मतलब होता है सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन। समझ गए? तो ये बात कर रहा है कि मुझे अलग अलग संस्कृतियों
से बातचीत करके, लोगों से बात करके उनके विचारों को समझना है। तो ये कौन सा लाइफ स्किल है? तो ये फिलिप्स में जो लास्ट लाइफ स्किल है, सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन, ये जो है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा वक्त है, जैसा समय है, उसके अनुसार अपने आप में चेंज कर लेना। आप जिंदगी में हमेशा सही नहीं हो सकते, वक्त जैसी मांग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता की हमने बात की। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन का मतलब क्या? हमेशा पहल करो, कुछ नया करो। ठीक है, चीजों को शुरू करने की हिम्मत रखो। और प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिंदगी में जो काम करो ना, वो कम समय में मैक्सिमम करो, और जिंदगी में जिम्मेदारी लो, भागो मत। मेरी जिंदगी बनाने का दायित्व मेरा है, दुनिया में कोई मेरी लाइफ को नहीं बदल सकता जब तक मैं खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो ये लाइफ स्किल्स हैं। निम्नलिखित कथनों में एनईपी 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी के सीखने के कौशल के समेकन से संबंधित कौन सा सही है? एनईपी 2020 बहुविषयक अध्ययन पे जोर देती है, जो स्टेम, कला और व्यवसायिक शिक्षा एकीकृत करता है। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ये एसटीएम है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना एसटीएम क्या है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। एसटीएम को, कला को और व्यवसायिक शिक्षा, तीनों को इंटीग्रेटेड करती है बहुविषयक शिक्षा। ये एनईपी 2020 लाइफ स्किल के अंतर्गत बात करती है। नीति क्षमता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जो रटन निर्भरता, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन। एनईपी 2020 में जीवन कौशल शिक्षा को शामिल किया गया है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और लीडरशिप जैसे कौशल शामिल है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को अनिवार्य नहीं माना गया है। एनईपी 2020 कहती है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन तो होनी चाहिए, अनिवार्य होनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी अनिवार्य माध्यम बनना चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। 4 नंबर का 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। ये भी आया हुआ प्रश्न है नेट में। कौन सा उदाहरण आत्म जागरूकता दक्षता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है? देखिएगा, बच्चे को रोज एक ही गति से गणित के सभी सवाल हल करने हैं। बच्चे को मैं चित्रकला में अच्छा हूं लेकिन गणित में सुधार की जरूरत है, जैसे वाक्य बोलने और अपनी शक्ति कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना। कभी भी उदाहरण जब आता है तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, वो आंसर सही होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं इसमें ठीक हूं लेकिन गणित में मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। मेरी साइकोलॉजी कमजोर है, मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। मेरा टीचिंग मेथड कमजोर है, मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। मेरा राजस्थान जीके के अंतर्गत मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती या वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये क्या होता है? सेल्फ जागरूकता होती है, आत्म जागरूकता। तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। ये एग्जाम्पल दूसरा आया हुआ है एग्जाम में, केवीएस में, मैंने इसको दूसरा बनाया। कौन सी गतिविधि बच्चों में सामाजिक जागरूकता दक्षता को सबसे अच्छे ढंग से विकसित करती है? बच्चे को रोज, ये तो सेम प्रश्न हो गया ना। कौन सा कथन 21वीं सदी के कौशल की आवश्यकता के बारे में सही नहीं है? 21वीं सदी के कौशल विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक और उत्तरदायी इंसान बनने में मदद करते हैं। कभी भी याद रखो, ऐसे प्रश्न जब भी पढ़ रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 21वीं सदी कौशल का उद्देश्य क्या होगा? लगभग पॉजिटिव होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा देखो कि पॉजिटिव है जो सही है, और पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव है इसका मतलब गलत है वो। तो अच्छा और उत्तरदायी इंसान होने में मदद करते हैं। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। केवल प्रतिभाशाली, केवल वर्ड आते ही कंफ्यूजन गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि 21वीं सदी कौशल सभी बच्चों की बात करते हैं, समावेशी एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये 3 बिंदु सामान्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, तो गलत है। भविष्य की नौकरियां और तकनीकें भी बनी भी नहीं है, इसलिए अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता है। कि आज वक्त बहुत अलग है, 2 साल बाद में इतना जमाना चेंज हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा क्या होगा। हर काम रोबोट करेंगे, हर काम मशीन करेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उस समय तुम क्या करोगे? ये एडेप्टेबिलिटी है, जरूरी है। आज कोई भी चीज एक आदमी इतना काम कर सकता है जो पहले 50 आदमी करते थे। आज नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो एडेप्टेबिलिटी यही है कि वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, कि आने वाले टाइम में अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाओगे आप लोग। तो जरूरी है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है? गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 21वीं सदी के कौशल के अंतर्गत 4 प्रकार के क्लासरूम की बात की गई है कि इन फ्यूचर ये 4 प्रकार की क्लासें इंपॉर्टेंट होंगी। फ्लिप्ड क्लासरूम में विद्यार्थी घर पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और क्लास में आके चर्चा और गतिविधि करते हैं। ये ग्रेड फर्स्ट में भी आया हुआ है, याद रखना फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होती है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम 21वीं सदी की प्रमुख कक्षा रणनीति है। घर पे आप पढ़ोगे और क्लास में आके डिस्कस करोगे, उन्हें उल्टा। जबकि होता है कि अपन क्लास में पढ़ते हैं और घर जाके डिस्कस करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित अधिगम में डिजिटल तकनीक और पारंपरिक शिक्षण दोनों को जोड़ा गया है, कि आप क्लास में पढ़ गए
और ऑनलाइन आपने टेस्ट सीरीज ले ली। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण, मिश्रित अधिगम बोलते हैं। गेमिफिकेशन क्या है? शिक्षा को रोचक तरीका से गेम के माध्यम से पढ़ाना। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से बिना किसी समूह कार्य के अध्ययन करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है अपन ग्रुप डिस्कशन करेंगे। दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किंग्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां तो ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं, मतलब चारों प्रकार की लर्निंग चल रही है। भारत में पहली बार इनकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, क्रैश कोर्स बेटा लाएंगे, मतलब 20 तारीख के बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे सेकंड का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। चौथा ऑप्शन गलत दे रखा है, कौन सा आएगा? कौन सी थीम 21 सदी की? थीम 21 सदी की 5 या 6 थीम है शायद। पहली है वैश्विक जागरूकता, वित्तीय आर्थिक व्यवसाय उद्यमिता साक्षरता, नागरिक साक्षरता, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद नहीं है इसमें, केवल स्वास्थ्य जागरूकता है उसमें ना, केवल स्वास्थ्य जागरूकता लिखा हुआ है, और एक पर्यावरण जागरूकता है। ये 3 2 5 टोटल 5 थीम है। वैश्विक जागरूकता है, वित्तीय आर्थिक व्यवसाय उद्यमिता साक्षरता है, सिटीजन जागरूकता लिटरेसी है, स्वास्थ्य जागरूकता है, शारीरिक शिक्षा खेलकूद, मतलब ये नाम नहीं आएगा, स्वास्थ्य जागरूकता आएगी कंप्लीटली। ये वर्ड जो है ना, ये कहीं नहीं है, तो इसलिए ये प्रश्न आया हुआ तो सेम मैंने इसलिए कि कंफ्यूजन हो जाता है कि सर स्वास्थ्य जागरूकता, तो ये वर्ड भी आ सकता है। नहीं, स्वास्थ्य जागरूकता आएगा, हेल्थ लिटरेसी आएगा, ना कि फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। और 5वां पर्यावरण साक्षरता। तो इसमें 4th ऑप्शन क्या है? गलत है। 7C के अंतर्गत ये भी आया हुआ प्रश्न देख लीजिएगा। 7C के अंतर्गत कौन से कौशल खाली? देखो, एक तो 7C आता है कम्युनिकेशन स्किल में, वो 7C नहीं है, ये 7C अलग है कंप्लीटली। महत्वपूर्ण चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग आता है, कोलैबोरेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, सूचना और मीडिया साक्षरता आता है, और कैरियर और अधिगम स्वावलंबन आता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनो। इसमें से क्या है कि इसमें स्पेस छोड़ रखा है ना। ऐसे नहीं से क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण चिंतन है, सहयोग कोलैबोरेशन है, फिर संचार है, ठीक है ना। तो एक तो यहां पे छोड़ रखा है, फिर सूचना मीडिया साक्षरता है। तो इसमें से 2C बाकी हैं। कौन कौन से आएंगे बताओ? 3C, 1 2 3 4 5 हैं, 2C बाकी हैं। कौन से बताओ? कौन सा? एक तो क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, ठीक है। दो, तीन, हाँ 3 है ये, 4, 3 बाकी हैं इसमें से। तो 3 कौन से बाकी हैं बताओ? 7C में ये P21 फ्रेमवर्क ने भी इनकी भी चर्चा की है, 7C की भी। सी आंसर आ जाएगा। अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटा सी कहाँ आ गया? 7C में सी आएगा, कॉमन सेंस है। अरे 4C में कौन सा एक बाकी है? तो पहला क्रिएटिविटी बाकी है, तो पहला तो क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है। फिर एक CO जोड़ा कंप्यूटिंग और ICT साक्षरता, तो इसमें भी सी है। और तीसरा सी है क्रॉस एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, सी आएगा मतलब सी आएंगे, बाकी पे क्यों ध्यान दे रहे हो? ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न है। रचनात्मकता के 4 मुख्य घटकों को उनके सही सीक्वेंस में बनाइए। टॉलरेंस, टॉलरेंस कौन था? पाल टॉलरेंस, जिसको क्रिएटिविटी का जनक माना जाता है। तो रचनात्मकता जो 4C का एक महत्वपूर्ण स्किल है, उसमें इसने 4 जो इसके आयाम बताए, वो कौन कौन से बताए, उनकी सीक्वेंस बतानी है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये प्रश्न आया है, बताओ। तो मतलब इससे अपने को ये समझ बनती है कि इसके भी सीक्वेंस पढ़ के जानी है। पहला इसने कहा फ्लुएंसी, ये सही है क्या? 1 नंबर पे। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा, ओरिजिनलिटी तीसरा, एलोब्रेशन चौथा। कौन से में आ रहा है आंसर? 1 में 2, बी में 1। हाँ, मतलब ये याद रखो, फ्लुएंसी विचार प्रवाह सबसे फर्स्ट आएगा, मतलब धारा प्रवाहित रूप से बोलना। फ्लेक्सिबिलिटी समय परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। ओरिजिनलिटी मौलिकता नवीनता। और एलोब्रेशन होता है चीजों को बढ़ाना। तो ये आया हुआ प्रश्न देख लेना इसको, ये वैसे भी आपकी क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 21 सदी के कौशल को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है P21 फ्रेमवर्क के अनुसार। पहला है लर्निंग स्किल, सीखने की कौशल, दूसरा लिटरेसी स्किल और तीसरा जीवन कौशल। इनमें कौन कौन आएगा? तो लर्निंग स्किल में तो क्या आ जाएगा? 4C आ जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। लिटरेसी स्किल में क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया साक्षरता और टेक्नोलॉजी। और लाइफ स्किल में क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल। सो
सोशल स्किल्स। तो आंसर कर लो, इसमें एक हो जाएगा ना, ए में 2। हाँ, तो एक आंसर हो जाएगा। तो अपने चर्चा कर ली पहले। जवाबदेही कौशल केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये फ्लिप्स में आता है, अकाउंटेबिलिटी, कि मैं जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी के लिए। यह कौशल विद्यार्थी को अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों के लिए जिम्मेदार महसूस करवाता है, जो सामाजिक, व्यक्तिगत संबंध और जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। सही है क्या, बताओ? कारण और कथन और कांड दोनों सही है क्या? बेटा 10 से 12 दिन में करवा दूंगा क्रैश कोर्स सेकंड ग्रेड का। 10 से 12 दिन, 20 तारीख को स्टार्ट करेंगे तो 30 तक करवा देंगे लगभग। बताएं आंसर। यस, सी। जवाबदेही कौशल को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कौशल विद्यार्थी को अपने कार्य, निर्णय और परिणामों को जिम्मेदार महसूस करवाते हो, सामाजिक, व्यक्तिगत संबंध। बेटा ये तो गलत हो गया ना, परीक्षा में अंक लाने वाली तो कोई की सदी कौशल होगा ही नहीं ना। ये आंसर कैसे आएगा? केवल परीक्षा में आ रहा है। परीक्षा, जवाबदेही का परीक्षा से रिलेवेंट नहीं, आपकी व्यवहारिक जीवन से है। मेरी जिंदगी में हर डिसीजन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। रिलेशनशिप खराब होती है, आप जिम्मेदार हो। परीक्षा में फेल होते हो, आप जिम्मेदार हो। आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हो, आप जिम्मेदार हो। मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, आप जिम्मेदार हो। केवल परीक्षा क्यों, जीवन के हर आयाम से जुड़ा हुआ है। आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो, आप जिम्मेदार हो। ये अकाउंटेबिलिटी है। तो बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है। पढ़ा करो, ऐसे क्या पढ़ते हो तुम लोग? किसी शिक्षक द्वारा छात्रों में 21 सदी के कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या हृदयगम करवाने की आवश्यकता है? क्रिएटिविटी, रोट लर्निंग नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा, केवल परीक्षा अधिगम नहीं होगा। तो बेसिक आंसर है, क्या हो जाएगा? ए सी डी। ए सी डी, इसमें आंसर ए सी डी काट रखा है इसमें, ए सी डी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ये आपके 20% थे। इनमें से लगभग 13-14% पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को बेस बना के मैंने पेपर बनाया था। और एक आइडिया लगेगा आपको कि 21 सदी कौशल हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। ये टॉपिक हो गया आपका। और भी सेकंड ग्रेड के जो भी टॉपिक्स मैं करवा दूंगा, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के बाद। थैंक यू वेरी मच।